चलो बहुत अच्छा। एग्जाम अच्छा जाना चाहिए और केमिस्ट्री का भी एग्जाम अच्छा जाएगा। आप लोग को तो पता ही होगा कि केमिस्ट्री में इतना टाइम क्यों मिला है। बाकी सारे एग्जाम में 2-2 दिन 3-3 दिन टाइम मिला हुआ था, किसी किसी सब्जेक्ट में तो एक दिन ही टाइम मिला था। बायो का पेपर अच्छा गया, बहुत बढ़िया, अच्छा जाना ही चाहिए। चलो, तो केमिस्ट्री का एग्जाम इसलिए अच्छा जाएगा बाबू क्योंकि पहले भी तुम लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़े हो और केमिस्ट्री में टाइम भी काफी मिला हुआ है। इतना अच्छे से तैयारी कर देना है कि केमिस्ट्री अभी तक जो नहीं भी पढ़ा होगा उसका भी एग्जाम अच्छा जाएगा। और 4 दिन टाइम है हमारे पास, 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी और 13 फरवरी। 13 को तो नहीं पढ़ाएंगे, 13 तो आपका एग्जाम है। 9, 10, 11, 12 4 दिन में आप लोग को केमिस्ट्री पूरा रिवाइज करवा देंगे। हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये मत कीजिएगा कि सर ये पढ़ाइए, सर वो पढ़ाइए। सर मेरा पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से तैयार किया हुआ है कि किस तरह से 4 दिन में आपको इस लायक बना दें कि आप सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में सोल्व करके आए। अच्छा, एक चीज आगे स्टार्ट करने से पहले, हाँ बाबू मैं ही बोला था टाइम के लिए। टाइम हम ही दिवाते हैं केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा। 4 दिन का गैप दिलाते हैं ताकि तू लोग अच्छे से रिवाइज कर सको। पहले तो बाबू मैथ पढ़ के एग्जाम दे लेते हो, सबसे ज्यादा टाइम तू लोग मैथ को देते हो, फिर फिजिक्स को टाइम देते हो, फिर बायो को टाइम देते हो, जो बचा खुचा टाइम रहता है वो केमिस्ट्री को देते हो, और उसके बाद केमिस्ट्री का एग्जाम देते हो। एग्जाम चाहे जैसा भी जाता है सारे क्वेश्चन बना के आते हो और रिजल्ट में सबसे ज्यादा अच्छा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आता है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा ही होगा। सर इंपॉर्टेंट पढ़ाइएगा, हाँ बाबू इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे और जो पढ़ाएंगे सारा एग्जाम में आएगा। अच्छा, एक बात आगे करने से पहले मैं अब मोबाइल रख देता हूं, कमेंट आपका कुछ देर में देखूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि सब कुछ आपके सिलेबस से आएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक टॉपिक पे करोड़ों क्वेश्चन बन जाता है, हर एक टॉपिक पे हजारों क्वेश्चन बन जाएगा। अब उन सारे हजारों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्ट नहीं होगा, होगा, मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन सिलेबस सही आएगा। अगर कोई बोलता है कि ये 4 क्वेश्चन पढ़ लो यही एग्जाम में आएगा, ये 6 क्वेश्चन पढ़ लो यही एग्जाम में आएगा, अरे बाबू 4 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो 52 क्वेश्चन कैसे बनाओगे? अगर तुमको इतना सारा क्वेश्चन बनाना है तो ज्यादा क्वेश्चन भी पढ़ना होगा। तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना क्वेश्चन बताऊंगा अगर वो सारा पढ़ के चले गए तो एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, बेस्ट रिजल्ट लाओगे। मैं जो टोटल सिलेबस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हूं। पहला पार्ट है लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में ही न्यूमेरिकल को इंक्लूड कर दूंगा। न्यूमेरिकल आपको जितना भी आने लायक है वो सारा, और प्लस में मॉडल सेट का भी न्यूमेरिकल, सब कुछ इंक्लूड करके पढ़ लेना है। दूसरा पार्ट होगा शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको कन्वर्जन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैक्सिमम पार्ट को ऐड कर दिया जाएगा। कन्वर्जन हो गया, व्हाट हैपेंस व्हेन हो गया, नेम रिएक्शंस हो गया, उसके अलावा डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक हो गया, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक हो गया। ये सारे क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर टाइप में इंक्लूड कर लिया जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग पूरे ए चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक का जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा उसको पढ़ लेंगे। और लास्ट डे पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, यानी 4 पार्ट में आपको पूरा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। पहला लॉन्ग आंसर टाइप जिसमें न्यूमेरिकल इंक्लूड रहेगा। अब ये जो न्यूमेरिकल होगा ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी आएगा, शॉर्ट आंसर में भी आएगा, वेरी शॉर्ट में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। तो न्यूमेरिकल्स तो एक ही साथ कर लूंगा। और उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कन्वर्जन, व्हाट हैपेंस व्हेन, नेम रिएक्शन, ये सबको इंक्लूड करके और बहुत सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन मिल जाएगा जिसको आप पढ़ लेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आ जाएगा। आप मान के चलिए रेशियो रहेगा 1:5। अगर आप 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एग्जाम में 1 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। अब अगर टोटल क्वेश्चन एग्जाम में 52 आना है और अगर आप 250 क्वेश्चन पढ़ लिए उसमें से 52 आ जा रहा है तो ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। तो 250 क्वेश्चन पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। ये 4 दिनों के अंदर मैं आपको 250 क्वेश्चन कराने वाला हूं। 250 का 250 लॉन्ग आंसर टाइप नहीं होगा, डरने का जरूरत नहीं है। 250 सिर्फ कहने के लिए है, बहुत सारा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन का पार्ट रहेगा, यानी अगर उसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 50 क्वेश्चन में ही आ जाएगा। तो एक
1:5 के रेशियो में चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से। ये जो न्यूमेरिकल है बाबू, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1.20 था एनसीईआरटी बुक का। ये प्रीवियस ईयर 2025 में आया था, और ये जो क्वेश्चन है इस बार के क्वेश्चन में है, यानी कि 2026 के मॉडल सेट में है। 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था और 2026 के मॉडल सेट में ये क्वेश्चन है। जब दोनों क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे, इसमें 5% है और इसमें 10% है, बाकी सारा कुछ सेम मिल जाएगा। ये ग्लूकोज है, ये केन शुगर है, इसमें भी फ्रीजिंग पॉइंट है, इसमें भी फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना चेंज हो रहा है ये है, और फिर नया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। ये एक क्वेश्चन है, इसको आप कर लोगे। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। दो मेथड है, पहले तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके मोलरिटी निकाल लो, M1 और M2 निकाल लो, और फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूला से निकाल दो। और उससे भी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीका जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अगर आप सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना चाहें, तो जब कभी परसेंटेज का क्वेश्चन हो, अगर एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन बनाना चाहें, तो सबसे पहला तरीका है कि जब कभी क्वेश्चन दे परसेंटेज में, तो परसेंटेज का मीनिंग लिखना सीख जाइए। 10% सॉल्यूशन बाय मास है सुक्रोज इन वाटर। इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम केन शुगर, उसमें सुक्रोज है, 10 ग्राम सुक्रोज एंड 90 ग्राम वाटर। ये वाटर का इसमें जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, सॉल्वेंट का भी जरूरत पड़ता है। अगर इसमें 10% था तो 10 ग्राम लिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5% है तो इसमें 5 ग्राम लिखेंगे, और वाटर हो जाएगा 95 ग्राम। अब इसमें दिया हुआ है आपका WB, मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, सुक्रोज का फॉर्मूला आप जानते हैं C12H22O11, कार्बन का 12 होता है तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × 22, और ऑक्सीजन का 16 होता है 16 × 11। इसको अगर आप ऐड करेंगे 144 प्लस 22 प्लस 176, ये आपका आ जाएगा 342। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका बाबू 342 ग्राम पर मोल। इसके बाद आपको मिल जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस T1, या आप कह सकते हैं डेल्टा TF इक्वल टू T0 माइनस TS। T0 यानी कि जो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। और सॉल्यूशन TS मींस, T0 मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट, एंड TS मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है 269.15 केल्विन। आप अगर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4 केल्विन। तो डेल्टा TF भी आपको मिल गया, KF भी मिल गया। आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, MB इंटू WA। चलिए इस फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करते हैं। WA आ जाएगा, WA सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का मास हो गया आपका 90 ग्राम। तो इस पे आप वैल्यू पुट कीजिएगा, इसमें से डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज में भेज देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। KF का वैल्यू आपको निकाल लेना है इससे, KF इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA बाई WB इंटू 1000। देखिएगा KF निकालना है, ये हो जाएगा इंटू में और ये दोनों हो जाएगा डिवाइड में। वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा TF का वैल्यू है 4, MB का वैल्यू है 342, WA है वाटर का 90, और WB मास ऑफ सॉल्यूट
10 ग्राम है और इनटू होता है 1000। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका केएफ का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेशन नहीं भी कीजिएगा तो कोई जरूरत नहीं है, सेम वैल्यू हम लोग आगे पुट कर लेंगे। इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिट ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट दोनों का यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है। चलिए, तो इससे हम लोगों को सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। किसके लिए? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का केफ मिल गया, यानी मोल वाटर का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मिल गया। अब इसी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का यूज करके आपको सुक्रोज का, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या कीजिएगा आप, 10% ग्लूकोज का मीनिंग लिख लीजिएगा। 10% ग्लूकोज का मीनिंग, जिस तरह से 100 ग्राम सॉल्यूशन लिखे थे, 10% सुक्रोज का मीनिंग लिखे थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम सुक्रोज, उसी तरह से अगर 10% ग्लूकोज का मीनिंग लिखना है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 90 ग्राम वाटर। अब इस फॉर्मूला से आपको मिल गया WB 10 ग्राम मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से निकाल लीजिएगा C6H12O6 का, कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 6 72, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 96, टोटल हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा आपका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद WA मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें भी 90 ग्राम है, और केफ यहीं से ले लीजिएगा और इसका यूज करके आपको निकाल लेना है डेल्टा TF। क्वेश्चन तो होगा ही आपके पास, जो लोग क्वेश्चन नहीं रखे होंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब आते हैं डेल्टा TF का, यही फॉर्मूला यूज कीजिए। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। इस पे वैल्यू पुट कीजिएगा। KF आपका यहां से है 4 इंटू 342 बाई 1000। देखिए 4 इंटू 342 इंटू 9 बाई 1000, ये आपका KF का वैल्यू था। WB ले लीजिए, WB है 10 ग्राम, 1000 है बाई MB इंटू WA। MB है आपका 180 और WA है 90। बहुत सारा इसमें आपका कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग पूरी तरह से सोल्व नहीं किए थे। यहाँ पे मैक्सिमम सोल्व हो जा रहा है, देख लीजिएगा। 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब आपके पास सिर्फ बच जाता है 4 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 180। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग 7.6 केल्विन आ जाएगा। ये आ गया डेल्टा TF फॉर सॉल्यूशन ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हुआ? 7.6 केल्विन। अब आपसे पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हुआ कितना, यानी फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है। फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। डेल्टा TF इक्वल टू T0 माइनस TS होता है, आपसे TS पूछा जा रहा है, तो TS को अगर आप इधर लाएंगे, डेल्टा TF इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो TS इक्वल टू T0 माइनस डेल्टा TF। T0 यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर,
that is 273.15 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है 7.6 केल्विन। इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो ये आपका लगभग कितना हो जाएगा 273.15 माइनस 7.6, 265.55 केल्विन। कैलकुलेशन आप अपने भी कर सकते हैं, प्रोसेस यही यूज कीजिएगा। अच्छा हिंदी में बाबू न्यूमेरिकल क्या हिंदी में रहेगा, ये काम कर लोगे हिंदी में 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 90 ग्राम वाटर को लिख लेना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सुक्रोज और 90 ग्राम जल है, और यहां पे लिख लोगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज और 90 ग्राम जल है। न्यूमेरिकल इंग्लिश हिंदी दोनों सेम होता है, जहां पे टॉपिक आएगा वहां पे हिंदी को हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश को इंग्लिश में बताएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में हिंदी इंग्लिश दोनों सेम रहता है बाबू। जिस तरह से मैथ पढ़ते हो और मैथ पढ़ते टाइम उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि हिंदी में पढ़ रहे हो कि इंग्लिश में पढ़ रहे हो, उसी तरह से ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को मैथ की तरह समझो। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा। सॉल्यूशन चैप्टर से ही, अच्छा अगर इसको 10% की जगह 5% करेगा तो आप सेम चेंज करके बना लीजिएगा, 10 की जगह 5 कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने से कर लीजिएगा। सेम प्रोसेस से सॉल्यूशन चैप्टर से ही मेरे अनुसार जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1.15, 1.16, 1.8 और 1.9 है, एंड ये 1.6 भी है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है। 1.15 ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए फिर से परसेंटेज है, एक एक करके बनाते चलते हैं, अगर आप पढ़े हैं तो भी दोबारा बनाइए ताकि रिवीजन हो जाए। 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 2 ग्राम सॉल्यूट एंड 98 ग्राम वाटर। अब इससे आपको क्या मिल गया, WB मिल गया 2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट WA मिल गया 98 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB फाइंड आउट करना है। व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और इसका मोलर मास हाइड्रोजन 2 ठो का 2 और ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS गिवन है 1.004 बार, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय P0, और P0 गिवन रहता है, P0 याद रखना है आपको 1.013 बार, 1.013 बार। अच्छा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कुछ लोग का था अभी हम देखे थे कमेंट में कि हिंदी में ही बताइए सर, हिंदी में ही बताइए सर, बहुत बढ़िया। तो हिंदी में ये 1.15 क्वेश्चन है, तो अगर आप चाहें तो इसका हिंदी वर्जन भी लिख सकते हैं। हिंदी वर्जन इसका एनसीईआरटी बुक से है। वन 1.15 इतना मेहनत अगर आप कर लेते अपने से, एनसीईआरटी बुक का 1.15 आप अगर निकाल लेते तो थोड़ा टाइम बचता और जल्दी जल्दी ज्यादा क्वेश्चन करा लेते। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश पे नहीं जाना है, और मेरा सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को
कि आप ज्यादातर इंग्लिश में ही क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन गलत दे देता है। चलिए इसी क्वेश्चन का हिंदी ले लिए। विलायक के सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय के 2% जलीय विलयन का वाष्प दाब 1.004 बार है। विलेय का मूलर द्रव्यमान क्या है? अब 2% जलीय विलयन का मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट होगा और 98 ग्राम सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्यूट का मास लिख लिए 2 ग्राम, सॉल्वेंट का मास लिख लिया 98 ग्राम। मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो एम बी इक्वल टू वाट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर का मोलर मास हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 ठोका 2 और ऑक्सीजन का 16 यानी 18। अब दिया हुआ है विलयन का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1.004 बार, और शुद्ध जल का वाष्प दाब उसके क्वथनांक पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1.013 बार। ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ भी सकता है। व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, या व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन में अगर बार में रहेगा वैल्यू तो 1.013 बार होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में वैल्यू रहेगा तो वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन बार में है इसीलिए बार में वैल्यू लिए हैं 1.013 बार। आपको निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी नॉट इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट माइनस पी एस। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला तभी आप लगाएंगे जब सॉल्यूट 5% से कम हो। यहां पे 2% है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो ये फॉर्मूला होता है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सॉल्यूट 5% से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे? तब वैसे कंडीशन में राउल्ट्स लॉ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। राउल्ट का जो 2 कंडीशन है, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए और एक वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए, तो जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए है तो नॉन वोलाटाइल वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, वोलाटाइल सॉल्यूट वाला रहेगा तो उसमें वोलाटाइल सॉल्यूट वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। फिलहाल इसमें 2% सॉल्यूट है तो इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। जहां सॉल्यूट कम रहेगा यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उस वहां पे ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। चलिए पी नॉट का वैल्यू रखिए 1.013 बार, डब्ल्यू बी है 2, एम ए है 18, डब्ल्यू ए है 98 इंटू पी नॉट फिर से 1.013 और पी एस है 1.004। सोल्व कीजिएगा इसको तो 2 से काट दीजिए 49, 1.013 इंटू 18 बाई 49 इंटू, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, घटाइएगा 1.013 में से 1.004, तो ये आपका आ जाएगा 0.009। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 9 से 9 दूना 18, 10 सौ 13 दूना 2026 और बटा में है 49, डिवाइड कीजिएगा 41.35 ग्राम पर मोल, यही हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको देख करके भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, ये हिंदी में क्वेश्चन है, और सॉल्यूशन न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही होता है। मनदीप कुमार यादव अभी जस्ट घर पहुंचे हैं। कोई बात नहीं बाबू, एक बार फिर से रिकैप करा देंगे और अच्छा रहेगा कि एक बार रिकैप करके जब ये वीडियो हम अपलोड करेंगे तो शुरू से उसको देख लेना। हाँ बाबू, सब यही सब आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पढ़ सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लिए अलग अलग क्लास नहीं चलेगा बाबू। प्रयास करो, हम हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे और इसी में से आने आएगा, और इसी को पढ़ने का प्रयास करो। चलो ठीक है। तो हेप्टेन, जब तक ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं तब तक आप लोग ये क्वेश्चन को बना करके दिखा दीजिए, फटाफट से बनाइए। तो इसका हम हिंदी ला रहे हैं तब तक आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा।
हम अभी बोल रहे थे आप लोग को कि आपको अगर कोई बोलेगा कि यहां से 2 क्वेश्चन पढ़ लो, वहां से 2 क्वेश्चन पढ़ लो और वही एग्जाम में आ जाएगा, इस पे आप विश्वास मत कीजिएगा। आप पूरा सिलेबस पढ़िएगा, आपके पास सफिशियंट टाइम है। डेली शाम में 6 से 8 2 घंटा मैं लाइव आऊंगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे और घर पे आपको पूरा नोट्स रिवाइज कर लेना है। सफिशियंट टाइम दिया गया है। सबसे पहले आप 1-2 दिन नोट्स पढ़िए, तीसरे दिन से आपको जो क्लास में 5 सेट क्वेश्चन का प्रोवाइड किया गया है और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेट प्रोवाइड किया गया है। टोटल 6 सेट है। 6 सेट का सॉल्यूशन याद कर लीजिए दूसरे दिन, तीसरे दिन, और चौथे दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव क्लास से भी तैयारी हम करा देंगे। तो इस तरह से करके आप बहुत बढ़िया तैयारी कर लीजिएगा और केमिस्ट्री का एग्जाम आपका सबसे अच्छा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए, तब तक टाइम दिए थे, अगर आप लोग बना चुके होंगे तो अच्छी बात है। जो लोग नहीं बना पाए हैं आप लोग देखिएगा, हेप्टेन और ऑक्टेन मिल करके एक आदर्श विलयन बनाते हैं। अब आदर्श विलयन है यानी कंप्लीट राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन है। अब राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर 2 कंपोनेंट्स हो, एक का वेपर प्रेशर P नॉट ए हो, दूसरे का वेपर प्रेशर P नॉट बी हो, एक का मोल फ्रैक्शन XA हो, दूसरे का मोल फ्रैक्शन XB हो, काई ए काई बी हो, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल टू P नॉट इंटू XA, PA इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन PA इक्वल टू P नॉट A इंटू XA और PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB होता है और P टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है PA प्लस PB। तो फॉर्मूला आपका यही है, यानी आपको XA और XB या काई ए और काई बी निकाल लेना है और कैलकुलेशन कर देना है। तो उसके लिए आपके पास दोनों का मास होना चाहिए, दोनों का मोलर मास होना चाहिए, मींस दोनों का मोल होना चाहिए, ताकि आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकें। एक जगह आप हेप्टेन ले लीजिए, हेप्टेन है और ऑक्टेन है। हेप्टेन का फॉर्मूला C7H7 दूनी 14 और 2 16। ऑक्टेन का फॉर्मूला, ऑक्टेन का होता है C8H8 दूनी 16 और 2 18 18। तो आपका इसका मोलर मास, इसका मास दिया हुआ है, इसके मास को A मान लीजिए और इसके मास को B मान लीजिए। इसका मास है 26 ग्राम और इसका मास है 35 ग्राम। इसका मोलर मास को Ma मान लीजिए, इसके मोलर मास को Mb मान लीजिए। इसको हम लोग A मान लिए हैं और इसको हम लोग B मान लिए हैं। 2 लिक्विड कंपोनेंट है, दोनों लिक्विड कंपोनेंट का पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए सॉल्यूशन में। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1284 और हाइड्रोजन का 16, ये हो जाएगा 100। इसमें आइए 12 इंटू 8 96, हाइड्रोजन का 18, ये हो जाएगा 114। अब नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए ए का, यानी कि हेप्टेन का। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाई मोलर मास। मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान है 26 और मोलर द्रव्यमान है 100, डिवाइड कीजिएगा तो 0.26 मोल आ जाएगा। इसका नंबर ऑफ मोल अगर आप फाइंड करेंगे Nb, तो ग्राम में द्रव्यमान इसका 35 और मोलर द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान 114। इसका नंबर ऑफ मोल Nb 35 बटा 114, डिवाइड कीजिएगा 0.308 मोल आ जाएगा। दोनों का नंबर ऑफ मोल मिल गया आपको। अब Pa इक्वल टू होता है P नॉट ए इंटू XA। P नॉट ए, दोनों का वाष्प दाब अलग अलग दिया हुआ है। एक का वाष्प दाब है 105.2 किलो पास्कल और दूसरे का वाष्प दाब 46.88 किलो पास्कल। चलिए इंग्लिश में, वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट लिक्विड कंपोनेंट इज 105.2 किलो पास्कल एंड वेपर प्रेशर ऑफ सेकेंड लिक्विड कंपोनेंट इज 46.8 किलो पास्कल। यानी दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ, इसका है 105.2 किलो पास्कल और इसका वेपर प्रेशर है 46.8 किलो पास्कल। XA इक्वल टू होता है Na
बाई एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी इक्वल टू होता है एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। पी नॉट ए हो गया 105.2, 105.2। एन ए आप निकाले हैं 0.26, एन ए 0.26 और एन बी है 0.308। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो लगभग 48.15 किलो पास्कल आता है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। पी नॉट बी आपका हो गया 46.8, एक्स बी का वैल्यू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, एन बी दिया हुआ है 0.308 और एन ए फिर से 0.26 और एन बी 0.308। कैलकुलेशन कीजिएगा 46.8 इंटू 0.308 बाई 0.568 किलो पास्कल होगा। सोल्व कीजिएगा तो लगभग 25.48 किलो पास्कल आएगा। कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिएगा, पॉइंट के इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है। अब पी टोटल आपको निकालना है। पी टोटल इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी। पी ए आपके पास है 48.15 और पी बी है 25.48। ऐड कीजिएगा तो ये लगभग 73.63 किलो पास्कल आ जाएगा। 73 आना चाहिए, बाकी पॉइंट के इधर वाला आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 73.58 किलो पास्कल सही है बाबू तुम्हारा, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सबको। IUPAC नाम लिखने बताएंगे बाबू। बायो का एग्जाम अच्छा नहीं गया, मनीषा कुमारी क्यों अच्छा नहीं गया बेटा? तुम्हारा तो एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, टेंशन मत लो, अच्छा मार्क्स अच्छा आएगा। एग्जाम अच्छा नहीं भी गया तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। मनदीप कुमार बना लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग बनाते जाइए ताकि हमको कैलकुलेशन कम करना पड़े और आप लोग जल्दी जल्दी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए पहले भी पूछ चुका है एग्जाम में, सैंपल पेपर में भी रहता था ये दोनों क्वेश्चन, और इस बार भी इसके आने का चांस है। ये एक्चुअली में मोलरिटी से क्वेश्चन है। मोलरिटी जो कि 11th क्लास में भी पढ़ना है और 12th क्लास में भी पढ़ना है, तो ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th के एग्जाम में भी आता था और 12th के एग्जाम में भी आता था, और ये मॉडल सेट में दिया रहता था। इस बार के मॉडल सेट में नहीं है, लेकिन पहले बहुत सारे मॉडल सेट में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ है। इसका हिंदी मीडियम ले आते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि हिंदी मीडियम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उससे कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर हम हिंदी इंग्लिश दोनों सामने रखेंगे तो कैलकुलेशन करने के लिए जगह नहीं बचेगा, तो आप लोग इसका हिंदी वाला वर्जन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही क्वेश्चन है 1.8 और 1.9। तो जिनको जिनको बनाने आता है बनाना शुरू कर दीजिए। बस आप यही समझ लीजिए कि आपका क्लास चल रहा है, और क्लास में भी आप देखते होंगे क्वेश्चन निकालने के बाद पहले हम आपको देते हैं बनाने के लिए, पहले आप बनाते हैं उसके बाद हम बताते हैं। जो बच्चे बना लेते हैं उनका बनाने का प्रोसेस अच्छा हो जाता है, वो जल्दी जल्दी बनाने लगते हैं, और जो बच्चे नहीं बना पाते हैं उनको हम क्लास में बताते हैं ताकि अगली बार वो बना सकें। तो उसी तरह का आप समझ लीजिए कि ये क्लास चल रहा है। जो लोग को बनाने आ रहा है आप बना लीजिए, जो लोग को नहीं बनाने आ रहा है उनको हम बताएंगे। हाँ बाबू अच्छा गया तुम्हारा एग्जाम, बहुत बढ़िया। हाँ पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा बाबू, बहुत बढ़िया से पता चलेगा। एक्चुअली में देखो ये हम डायरेक्ट स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन बताना, तो उसके लिए आप अगर टॉपिक पढ़ के आओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टॉपिक नहीं पढ़े हो डायरेक्ट बता रहे हैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम इसको एक बार फिर बता देंगे ताकि आपका आसानी से क्लियर हो जाए। चलिए जिनसे जिनसे बन रहा है बना लीजिए, और जिनसे नहीं बन रहा है अब हम इसको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.8।
आपको निकालना है मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन और मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चाहे मोलरिटी निकालना हो या मोलरिटी निकालना हो, दोनों में आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाई मोलर मास, ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान आपका सॉल्यूट का दिया हुआ है, दिख रहा होगा शायद आपको, 222.6 ग्राम, 222.6 ग्राम। और मोलर मास अगर आप निकालिएगा C6H6O2 का, एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं बाबू, सबको समझ में आएगा। कार्बन का 12 होता है, 2 ठो का 12 दूना 24, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 16 दूना 32, जोड़िएगा तो 62 आ जाएगा। इतना मोल हो जाएगा। मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इतना आ जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए WA, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये मोलरिटी निकालने के लिए चाहिए। विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। अब बताओ 222.6 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 200 ग्राम पानी में मिलाओगे तो सॉल्यूट तो हो गया इथिलीन ग्लाइकोल, पानी ही तो सॉल्वेंट होगा, और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 200 ग्राम। विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 200 ग्राम, और आपको निकालना है मोलालिटी, मोलालिटी यानी कि मोललता, मोललता। इसका फॉर्मूला होता है NB/WA इंटू 1000। NB है आपके पास 222.6 बटा 62, और WA है आपके पास 200 और गुना 1000। पॉइंट हटा दो, 1 जीरो और नीचे आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काटोगे 1113 दूना 2226, 1113 बटा 62, कैलकुलेशन कर देना, जितना आएगा उतना m लिख देना आंसर, लगभग 17.95 m आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना कितना आया बाबू, मोलरिटी कितना आया, मोलरिटी चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक ट्राई करो, जब तक ये लोग 1.8 बना रहे हैं तब तक आप 1.9 ट्राई करो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल का एक नमूना है। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है इसमें बस इतना पढ़ो, 15 ppm क्लोरोफॉर्म बाई मास है। अब आपको इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, और दूसरा आपको इसका मोलरिटी निकालना है। पहला तो आपको इसका परसेंटेज निकालना है, और दूसरा आपको इसका मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का यही फॉर्मूला रखेंगे। 15 ppm सॉल्यूशन है, 15 ppm का मतलब होता है 15 ppm मीन्स 10 to the power 6 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम सॉल्यूट और बाकी सॉल्वेंट, यानी कि 10 के पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में, 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में 15 ग्राम विलेय है, 15 ग्राम विलेय है।
अब आपको निकालना है इसका परसेंटेज मास। परसेंटेज मास निकालना है बाबू। जो लोग परसेंटेज मास का क्लास किए थे याद करो। परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हिंदी में प्रतिशत द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुने 100। विलेय का द्रव्यमान यानी मास ऑफ सॉल्यूट 15 है। सॉल्यूशन का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूशन 10 के पावर 6 है। अब गुना 100 करोगे तो हो जाएगा 1500 बटा 10 के पावर 6 यानी 1 पे 6 जीरो, 0 कैंसिल कर दो। इसको लिख सकते हो 15 इंटू 10 टू द पावर -4, लेकिन उससे भी अच्छा रहेगा कि लिखो 0.0015%। इससे फायदा ये होगा कि मोलरिटी आसानी से निकल जाएगा। अब देखो एक बार फिर से परसेंटेज दिया हुआ है, अब मोलरिटी निकालना है। तो हम आपको शुरू से बता के रखे हैं कि जब कभी परसेंटेज दिया रहे तो सबसे पहला काम परसेंटेज का मीनिंग लिखा करो। परसेंटेज का मीनिंग होता है 100 में। 0.0015% का मतलब हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.0015 ग्राम क्लोरोफॉर्म होगा और बाकी 100 में से इसको घटा दो तो 99.9985 ग्राम वाटर होगा। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाए थे। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम में द्रव्यमान हो गया 0.0015। अब मोलर द्रव्यमान CHCl3 का, CHCl3 कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 गुने 3 करोगे तो 106.5 हो जाएगा। जोड़ोगे तो 119.5 हो जाएगा। 119.5 मोल NB हो गया। WA यानी विलायक का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्वेंट 99.9985 ग्राम है। अभी जो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको बताए थे वो फॉर्मूला ही पुट कर दीजिए। मोलरिटी का फॉर्मूला है मोलरिटी इक्वल टू NB बाई WA इंटू 1000। NB हो गया आपका 0.0015 बाई 119.5, WA हो गया 99.9985 और मास ऑफ इंटू 1000। इसको आप सोल्व कीजिएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4 m आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन VBI है 1.8 और 1.9। बहुत बढ़िया। हिंदी में लिखिए सर। हिंदी में तो लिख रहे हैं बाबू, देखो 10 ग्राम बिलियन में 15 ग्राम विलेय है। परसेंटेज मास प्रतिशत द्रव्यमान का फॉर्मूला, प्रतिशत द्रव्यमान हिंदी यही बोले थे बाबू। प्रतिशत द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुने 100। विलेय का द्रव्यमान देखो 15 ग्राम, बिलियन का द्रव्यमान 10 के पावर 6 ग्राम इंटू 100। इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेशन करना है, यह आ जाएगा 0.0015%। अब एक ही लाइन का हिंदी पे तुम क्यों पढ़े हो? 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना परसेंट दिया है उतना ग्राम सॉल्यूट और बाकी सॉल्वेंट। टॉपिक आने दो, उसमें हिंदी में बताएंगे। ये न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स मैथ जैसे इंग्लिश में पढ़ लेते हो वैसे ही इसको भी इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करो। इंग्लिश नहीं है बाबू, पूरा हिंदी है। हाँ, एक और जरूरी बात आप लोगों को बताना था कि आप लोग किसी तरह के बहकावे में न आए कि सवाल यहां से आ रहा है, कॉपी लीक हो गया है, क्वेश्चन लीक हो गया है, को चीटिंग करने से भी पास होया जा सकता है। ये सारा कुछ आपका टाइम वेस्ट करने का तरीका है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे ध्यान दीजिए। आप लोग शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। बहुत लोग आजकल शॉर्टकट के चक्कर में अपना लाइफ बर्बाद कर ले रहे हैं।
आप पता कीजिएगा, एक साल तक जो बच्चा मेहनत किया है, आज के डेट में उसका इतना अच्छा तैयारी है कि उसको अभी का क्लास बोरिंग लग रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को 3 बार 4 बार 5 बार बना चुका है। लेकिन उसको भी मेरा सजेशन है कि एक बार फिर बनाओ, कहीं ऐसा ना हो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में तुम एग्जाम के दिन इसको भूल जाओ। तो मेरा सजेशन है कि एक बार मेरे साथ फिर से बनाओ। ठीक है, तुम 5 बार बना चुके हो, एक बार और बनाओ, छठे बार हो जाएगा, ताकि एग्जाम में जाने के बाद कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़े, वो भी तुमको याद हो जाए। तो शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िए, आप पूरी तरह से डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं, आप भी डिटेल में पढ़िए। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उतना क्वेश्चन पढ़िए, सारा न्यूमेरिकल इसी में से आएगा। ये चैप्टर 1 का यानी सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल हम बता दिए। अब आपको बताने वाले हैं एक और क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, इसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 2 में, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर 3 में, केमिकल काइनेटिक्स में, और उसका भी ढेर सारा न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। ये सारा आज कंप्लीट करेंगे ताकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी आना हो वो यहीं से आ जाए। ये प्रिपरेशन है हम लोग का और इसी को कंप्लीट करेंगे। क्लास में मेहनत करो मेरे साथ। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन को बना लो। ये क्वेश्चन भी बहुत बार मॉडल सेट में दिया हुआ है, एग्जाम में भी आया है, और ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है 5 मार्क्स में ही आता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। शॉर्ट में ही बनाने का प्रयास करेंगे, फिर भी क्वेश्चन बड़ा है, इसको तरीके से बनाएंगे। अच्छा, हिंदी, हिंदी अभी तुरंत लिख देगा कि सर हिंदी लिखिए, तो उसके लिए हिंदी ले आते हैं। हम हिंदी लिख रहे हैं बाबू, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन बहुत बार गलत रहता है। तुम हिंदी क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना, हर एक क्वेश्चन का इंग्लिश जरूर देखना, हिंदी इंग्लिश मिला करके तब बनाना। चलो क्वेश्चन लिख दिए। अब है Na2CO3 और NaHCO3 का मिक्सचर है बाबू, 1 ग्राम है, 1 ग्राम में दोनों है, दोनों का बस तुमको दिया हुआ है इक्वी मोलर, मोलों की संख्या समान दिया हुआ है। इसी के आधार पर तुमको कैलकुलेशन करके दोनों का अलग अलग मोल निकाल लेना। अब उनके मोल से रिएक्शन कराना है, किसको? HCl को। Na2CO3 से भी HCl को रिएक्शन कराना है, NaHCO3 से भी HCl को रिएक्शन कराना है। अब HCl का जो टोटल मोल आएगा उसको मोलरिटी दिया हुआ है, अब उसको मास ml वॉल्यूम, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। वॉल्यूम आप जानते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू NB बाई V, मोलरिटी इक्वल टू NB बाई V। अब अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा NB बाई मोलरिटी, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा NB बाई मोलरिटी। अब इसी फॉर्मूला से आपको वॉल्यूम फाइंड कर देना है। बस आपको चाहिए पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl। अब मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी है 0.1। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकालने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहले तो आपको दोनों Na2CO3 और NaHCO3 का अलग अलग मोल निकालना होगा, उसके बाद रिएक्शन करा के देखना होगा कि HCl का कितना मोल चाहिए उसके रेस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोनों मिला करके 1 ग्राम है, आपके पास इंफॉर्मेशन इतना ही है, तो एक का मास मान लेते हैं 1 ग्राम। लेट मास ऑफ Na2CO3 इज x ग्राम। मान लिया Na2CO3 का द्रव्यमान x ग्राम है, जो हिंदी लिखने के लिए बोले तुम लिखो बाबू। मान लिया Na2CO3 का द्रव्यमान x ग्राम है, देन मास ऑफ NaHCO3, मास ऑफ NaHCO3 विल बी, अब अच्छा दोनों मिला के 1 ग्राम है, एक तो को x मान लेंगे तो दूसरा हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। तो मान लिए कि Na2CO3 का द्रव्यमान x ग्राम है, तो दूसरे का द्रव्यमान यानी NaHCO3 का द्रव्यमान हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम।
अब दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लो। हिंदी में लिखना हो तो लिख लो। मान लिया Na2CO3 का द्रव्यमान x ग्राम है, तो NaHCO3 का द्रव्यमान 1 माइनस x ग्राम होगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, Na2CO3 के मोलों की संख्या, Na2CO3 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, चलो देखो, मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ग्राम में द्रव्यमान है x ग्राम, और Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान, सोडियम का 23, दो ठो का 23 दूना 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तीन ठो का 16 तिया 48, जोड़ोगे तो हो जाएगा 106, 106 इतना मोल। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, NaHCO3 के मोलों की संख्या, ग्राम में द्रव्यमान मास इन ग्राम है 1 माइनस एक्स, और मोलर द्रव्यमान अगर निकालोगे NaHCO3 का, Na का 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 तिया 48, जोड़ोगे तो हो जाएगा 84, 84 इतना मोल। अब बोल रहा है ATQ यानी प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि इक्वी मोलर, मोलों की संख्या समान है, यानी दोनों मोल समान होगा। x बटा 106 बराबर 1 माइनस एक्स बटा 84, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 190x इक्वल टू 106, और ये 106x इधर जाएगा बाबू, ये माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, 106x और 84x हो जाएगा 190x, और इधर 106, x इक्वल टू 106 बटा 190 इतना ग्राम आ गया मास ऑफ Na2CO3। अब अगर चाहो कि इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, इसको अभी हटा देते हैं, जरूरत पड़ने पे फिर से लिख लेंगे, करना वही है लास्ट में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, मास इन ग्राम है 106 बटा 190, और मोलर मास होता है, Na2CO3 का मोलर मास होता है 106, 106, 106 से 106 कट गया, यानी 1 बटा 190 मोल। सिमिलरली मास ऑफ, मास नहीं मोल ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, ये भी सेम हो जाएगा क्योंकि इक्वी मोलर है, मोलों की संख्या समान है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 बटा 190 मोल। तो पहले तो दोनों का 1 ग्राम दिया था, तो 1 ग्राम में से अलग अलग दोनों का मोल निकाल लिए। Na2CO3 का भी चाहिए 1 बटा 190 मोल, और NaHCO3 का भी चाहिए, नहीं दिया हुआ है 1 बटा 190 मोल। अब इसको रिएक्शन कराना है बाबू HCl से, 1 बटा 190 मोल याद रख लेना। अब इसको रिएक्शन कराना है Na2CO3 को भी HCl से, और NaHCO3 को भी HCl से। ये रिएक्शन करके देता है, याद रख लेना, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जब Na2CO3 का 1 है, अच्छा इसको बैलेंस कर लो पहले, देखो Na2CO3, Na2 है तो यहां पे 2 लगा दो। अब यहां पे हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन यहां पे 2 है और हाइड्रोजन यहां पे 1 है, तो 2 लगा लो। अब देखो बैलेंस होगा, सोडियम 2 है, CO2 1 है, CO2 ठीक है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, H2O ठीक है, और 2Cl है, 2Cl सही है।
अब इसका नंबर ऑफ मोल जब 1 है तो इसका नंबर ऑफ मोल 2 है, इसका नंबर ऑफ मोल 1 है तो इसका भी नंबर ऑफ मोल 1 है। इससे तुमको मिल गया कि Na2CO3 1 मोल रहेगा तो HCl 2 मोल चाहिए, और NaHCO3 जितना रहेगा HCl भी उतना ही मोल चाहिए। तो 1 मोल Na2CO3 react with 2 मोल HCl। अब आपको याद करने के लिए बोले थे कि HCl का Na2CO3 का मोल कितना है, 1/190 था, याद करो 1/190 मोल था। तो 1/190 मोल Na2CO3 रिएक्ट करेगा, जब ये 1 मोल तो ये 2 मोल, तो जब ये इतना तो 2 से इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 1/190 मोल यानी 2/190 मोल। सिमिलरली 1 मोल NaHCO3 रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विथ 1 मोल HCl, तो 1/190 मोल NaHCO3 भी रिएक्ट करेगा 1/190 मोल HCl से। 1 मोल NaHCO3 रिएक्ट करता है 1 मोल HCl से, तो 1/190 सेम रहेगा, ये 1 तो ये भी 1, तो ये 1/190 तो ये भी 1/190। अब टोटल मोल्स ऑफ HCl, टोटल मोल्स ऑफ HCl 2/190 प्लस 1/190 यानी हो जाएगा 3/190 मोल। यही हम लोग को चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही है टोटल मोल्स ऑफ HCl। आपको बोले थे अभी कि यही NB निकालने में आपको मेहनत लगने वाला है, बाकी तो आराम से आप कर ही लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हो गया, मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी है 0.1 m। क्वेश्चन में आपका मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 m HCl। अब उसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मोलरिटी इक्वल टू होता है NB/V। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा NB/मोलरिटी। NB है 3/190, अब मोलरिटी है 0.1, पॉइंट हटा दो तो 1/10, 1/10 ये लीटर में आ जाएगा। ये हो जाएगा और वॉल्यूम इक्वल टू 3/190 इंटू में ले जाओगे तो उल्टा हो जाएगा 10/1, 0 0 कैंसिल, लीटर में इतना आ जाएगा। अगर इसको मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बोलोगे मिलीलीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि मिलीलीटर में आंसर लाओ, तो मिलीलीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3000/19 ml मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 19 एकम 19, 11 बचेगा 110, 19 बचे 95, 15 बचेगा 150, 19 सत्ते 133, 17 बचेगा, 19 अठे 152, 19 नवा 171, इतना ml 157.89 ml HCl रिक्वायर्ड होगा। अगर चाहते हो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंप्लीट सॉल्यूशन है, पहले यहाँ क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे भी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बाबू एग्जाम में। चलो बहुत बढ़िया। इसी तरह से तुम लोग को ये क्वेश्चन बनाना है और इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी बनाना है।
ये क्वेश्चन बनाना है सेम पैटर्न पे। देखो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है 2.5, क्लास में पढ़े होगे नॉन्स्ट इक्वेशन पे। तो नॉन्स्ट इक्वेशन के आधार पे ये क्वेश्चन बना लेना है, और ये आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना लेना है। अभी तक यही हो रहा है कि एग्जाम में मॉडल सेट का ही न्यूमेरिकल पूछ दे रहा है, तो मॉडल सेट के न्यूमेरिकल को एकदम याद कर लो बना बना करके। चलो पहले इसको बनाते हैं, और इसको तुम लोग को होमवर्क में दे देंगे, सेम पैटर्न पे इसको बना लेना। तो सबसे पहले इसमें क्या करोगे, चैप्टर 2 में आ गए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नॉन्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल है। सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लोगे। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब इसमें देखो राइट साइड वाला राइट ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट भी लिख सकते हैं। राइट साइड वाला कैथोड होता है, लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है। कैथोड है तुम्हारा Cd2 प्लस से Cd, और एनोड है Zn2 प्लस से Zn, Zn2 प्लस से Zn। वैल्यू पुट कर दो, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। Cd2 प्लस से Cd है -0.403, और माइनस Zn2 प्लस Zn का वैल्यू है -0.763 वोल्ट। तो ये हो जाएगा -0.403 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.763 वोल्ट। घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.36 वोल्ट, प्लस में 0.36 वोल्ट। ई नॉट सेल निकल गया। एक और काम करोगे, के निकाल लोगे। के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक मिनट इसका पहले रिएक्शन लिखो, Zn प्लस Cd2 प्लस देगा Zn2 प्लस प्लस Cd, यानी कि K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, याद करो Kc इक्वल टू होता है concentration of C into concentration of D by concentration of A into concentration of B। CD और Zn चूंकि प्योर सॉलिड है, और प्योर सॉलिड का concentration 1 होता है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो concentration of Zn2 प्लस by concentration of Cd2 प्लस, concentration of Zn2 प्लस by concentration of Cd2 प्लस। वैल्यू ले लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस है 0.0004, 0.004, ठीक है, और Cd2 प्लस का है 0.2। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 4 अंक पहले पॉइंट है, नीचे 1 अंक पहले पॉइंट है, यानी 1 पर 3 जीरो आएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूना 4, यानी 2 गुना 10 के पावर -3। देखो नीचे 10 के पावर 3, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर -3, वैल्यू आ जाएगा ये के का। अब नस्ट का इक्वेशन अप्लाई कर दो। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log k। इसमें वैल्यू पुट कर दो। ई नॉट सेल है तुम्हारे पास 0.36 माइनस 0.0591 बाई n। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। लॉग k का वैल्यू है 2 गुना 10 का पावर -3। सॉल्यूशन करो, ये हो जाएगा 0.36 माइनस, इसको डिवाइड कर लो 0.02955 लॉग 2 इंटू 10 का पावर -3 है,
तो log 2 इंटू 10 का पावर -3 को अलग सोल्व कर लो। log 2 इंटू 10 का पावर -3 को सोल्व करोगे तो हो जाएगा log 2 प्लस log 10 का पावर -3। log m इंटू n बराबर होता है log m प्लस log n। log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 और पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है -3 और log 10 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये 3 में से घटाओगे तो 2.6990 माइनस में आ जाएगा। अब ये आ गया log 2 इंटू 10 का पावर -3 का सॉल्यूशन। अब इसको यहां पे पुट कर दो, यहीं पे पुट करते हैं 0.36 माइनस 0.02955 इंटू 2.6990, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर देना, जितना आएगा उतना वोल्ट हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से तुमको ई नॉट सेल निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी इक्वल टू होता है -NF ई नॉट सेल। डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखना, -n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2, ए फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 96,500 कूलम और ई नॉट सेल का वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 0.36। ये वैल्यू जूल पर मोल में आता है। अगर ये बड़ा वैल्यू आएगा तो 1000 से डिवाइड करके किलो जूल पर मोल में वैल्यू को चेंज कर देना। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ई सेल निकालना है और डेल्टा जी निकालना है। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आराम से बना सकते हो। नॉन्स्ट इक्वेशन पे आधारित क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। एग्जाम में वैल्यू गिवन रहेगा बाबू, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही गिवन रहेगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा और ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। इस क्वेश्चन पे डाउट नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन याद कर लेना है एकदम। सोचो एक क्वेश्चन से 5 मार्क्स आना है और सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन तुम बनाओगे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज ही भर में न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है सारा। चलिए, तो अब है क्वेश्चन फैराडेज लॉ पे। अभी तक हम लोग सवाल क्वेश्चन पढ़ रहे थे नॉन्स्ट इक्वेशन पे, अब हमारा क्वेश्चन है फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ पे भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। पहले तो ये जो क्वेश्चन है 2.15 और 16 अल्टरनेट ईयर में पूछता था। 2015 में पूछता था 2.15, 2016 में पूछता था 2.16, उसी तरह से हो सकता है कि 2026 में पूछ दे 2.16। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.16। ये सारा का सारा क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बनेगा। तो इसमें से 15 और 16 बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये तुमको हम बता देते हैं और 13 और 14 तुम अपने से बना लोगे, वो तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। सेम पैटर्न पे बनेगा, सेम फॉर्मूला पे बनेगा फैराडेज लॉ से। फैराडेज लॉ होता क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इसमें दो स्टेटमेंट है, दो लॉ है। फर्स्ट लॉ कहता है जो एक सेल अगर रहेगा और उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड और एनोड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स। जब हम लोग किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ का मात्रा, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलोगे तो यहां पे आ जाएगा जेड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, यानी M इक्वल टू जेड इंटू क्यू और जेड इक्वल टू होता है E/F।
जेड इक्वल टू होता है ई बाई एफ इंटू क्यू। देखो तुम्हारे लिए पहले हम फॉर्मूला ला रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बना रहे हैं। एम इक्वल टू ई बाई एफ इंटू क्यू। ई क्या है? ई है इक्विवेलेंट वेट, ई है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। पहले वेट लिखा जाता था फैराडे के टाइम में, इसीलिए तुमको बहुत जगह वेट लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अब क्या किया है आईयूपीएसी कि सब जगह केमिस्ट्री में वेट के जगह मास लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो इक्विवेलेंट मास भी लिख सकते हो। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता है मोलर मास बाई, अगर सॉल्ट रहेगा तो वैलेंसी, सॉल्ट रहेगा तो वैलेंसी, अगर एसिड रहेगा तो बेसिसिटी, और बेस रहेगा तो एसिडिटी, वैलेंसी के जगह पे हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इसमें वैलेंसी कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो अगर CaCl2 है, ये टूटेगा, देगा Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा चार्ज में, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, उसी को वैलेंसी मान लेना। चार्ज में देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो वैलेंसी मान लेना 2। जैसे अभी हम लोग का जो है उसी एग्जांपल को देख लेते हैं। NiNO3 का होल 2 है, ये टूटेगा तो देगा Na2 प्लस और 2NO3 माइनस। देखो चार्ज में 2 है और 1 है, तो इसका वैलेंसी ले लेना 2, वैलेंसी हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में ZnSO4 है, ZnSO4 टूटेगा तो देगा Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस, वैलेंसी यहां पर भी हो जाएगा 2। CuSO4 में भी 2 हो जाएगा, लेकिन AgNO3 अगर है, अगर AgNO3 है बाबू, AgNO3 टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, प्लस या माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही वैलेंसी होता है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। तो इस तरह से इक्विवेलेंट मास निकाल लेना मोलर मास बाय वैलेंसी करके। फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू याद रख लेना 96,500 कूलम, और Q इक्वल टू IT होता है। याद पहले तो ये इक्वेशन याद कर लो, और दूसरा इक्वेशन याद कर लो M इक्वल टू E बाई एफ इंटू क्यू के जगह पे IT, Q इक्वल टू IT, उस फॉर्मूला से Q के जगह पे IT लिख सकते हो, E बाई एफ इंटू IT। यही दो फॉर्मूला लगाना है क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। सारा का सारा क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बन जाएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन जो है 2.15, हम बना रहे हैं 2.15। बहुत से स्टूडेंट का था प्रॉब्लम कि सर डायरेक्ट बता रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, तो इस बार हम डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, इस बार पहले तुमको फॉर्मूला बता दिए। ये फैराडे लॉ का फॉर्मूला है, M इक्वल टू E बाई एफ इंटू क्यू या M इक्वल टू E बाई एफ इंटू IT। और इसमें E और F का वैल्यू तुमको बता दिए। F का वैल्यू 96,500 कूलम, E इक्विवेलेंट मास है, उसको निकाल लेना मोलर मास बाय वैलेंसी करके। Q चार्ज है, या तो Q दिया रहेगा या तो IT गिवन रहेगा, और मास निकालना रहेगा। जैसे अभी देखो ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 होल 2। अच्छा एक स्टूडेंट अभी बोलेगा हिंदी में सर, तो उसके लिए हम इसका हिंदी ले आते हैं। चलो बीच बीच में भूख लग गया होगा तो स्विगी का ये ऐड आ गया, लेकिन हम लोग को अभी इसका प्रचार नहीं करना है। चलो ठीक है, लेकिन इतना मेहनत तुम अपने से भी कर सकते थे, क्वेश्चन का हिंदी अपने से लिख सकते थे, क्योंकि ये बुक में है, एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। और एकदम कंफर्म जान लो एनसीईआरटी बुक से ही न्यूमेरिकल आना है, और ज्यादातर चांस है कि जो अभी पिछला क्वेश्चन था जेडन और सीडी वाला, या तो वो आ जाएगा या तो ये 2.16 आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग बना रहे हैं 2.15। जो लोग को बनाने आता है वो 2.15 बना लो, और उसके बाद 2.16 ट्राई करो।
2.15 और 2.16 बता रहे हैं। इंग्लिश में भी ले आते हैं इसको। टू 2.15 और 16। जो लोग पढ़े हुए हो अपने से ट्राई करो, मेरे साथ बनाते रहो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2.15। चलो देखो, NiNO3 के हॉल 2 के एक बिलियन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया गया। Na की कितनी मात्रा कैथोड पर मुक्त हुई? A solution of NiNO3 का hall 2 is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5 amperes for 20 minutes. What mass of Ni is deposited at the cathode? आपको टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को सेकेंड में बदल लें, 20 इंटू 60 यानी कि 1200 सेकेंड। आपको करेंट दिया हुआ है आई 5 एम्पियर, 5 एम्पियर करेंट दिया हुआ है। आपको मास निकालना है। व्हाट मास ऑफ Na इज डिपोजिटेड? कितना Na डिपोजिट होगा? मास ऑफ निकल निकालना है, मास ऑफ निकल निकालना है। उसके लिए अभी आपको हम बताए थे कि NiNO3 का हॉल 2 टूटता है Na2 प्लस और 2NO3 माइनस में, तो इससे आपको वैलेंसी मिल गया। वैलेंसी इसका 2 है। अब इक्विवेलेंट मास E इक्वल टू होता है मोलर मास बाई वैलेंसी, मोलर मास बाई वैलेंसी। तो मोलर मास निकेल का होता है 58.8, 59 भी ले सकते हैं, 58.8 और वैलेंसी आपको दिया हुआ है 2। तो आप इसको सोल्व करके 29.4 लिख सकते हैं। 29.4 इसका इक्विवेलेंट मास मिल गया। अभी हम आपको बताए थे M इक्वल टू E बाई एफ इंटू आई टी, बस मास निकालना है। M इक्वल टू E बाई एफ इंटू आई टी। एफ याद रखिएगा 96,500 कूलम होता है, 96,500 कूलम होता है। वैल्यू पुट कीजिए, बन गया क्वेश्चन। E हो गया 29.4, एफ हो गया 96,500, 96,500, आई हो गया 5 और टाइम हो गया 1200 इतना ग्राम। कैलकुलेशन कर लेना, जितना आएगा उतना ग्राम हो जाएगा आंसर। वन 1.82 ग्राम कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा आंसर। चलो 2.16 फटाफट से बनाओ सेम पैटर्न पे। टोटल क्वेश्चन जो आज बताना है, अब इसको नेक्स्ट डे के लिए एक्सटेंड करेंगे। बस 2.16 बता देते हैं। बस एक क्वेश्चन बना लो 2.16, उसके बाद छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देंगे। हिंदी में क्वेश्चन देख लेना बाबू। ZnSO4, AgNO3 और CuSO4 बिलियन वाले 3 विद्युत अपघटनी सेलों ए बी सी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 1.5 एम्पियर की धारा सेल बी के कैथोड पर 1 तब तक प्रवाहित की गई जब तक 1.45 ग्राम सिल्वर निक्षेपित हो गया।
कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित किया गया और कितना कॉपर और जिंक कैथोड पर जमा हुआ। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC containing solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 are connected in series. An steady current of 1.5 ampere was passed till 1.45 gram of silver was deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? ये क्वेश्चन है आपका, बहुत VVI क्वेश्चन है और हम आपको यही बोलेंगे कि चाहे बाकी सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं या ना जाएं एग्जाम में, इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आ ही जाता है। चलिए, सबसे पहले तो ZnSO4, AgNO3 और CuSO4 दिया हुआ है। 1.45 ग्राम सिल्वर जमा होना है, तो AgNO3 को तोड़ लीजिए। AgNO3 टूटेगा तो देगा Ag प्लस और NO3 माइनस, यानी वैलेंसी आपके पास 1 है। E यानी कि मोलर मास बाई वैलेंसी, मोलर मास बाई वैलेंसी, वैलेंसी आपके पास 1 है। सिल्वर का मोलर मास होता है 107.8, अब वैलेंसी 1 यानी 107.8 आ गया। चलिए, अब है 1.45 ग्राम सिल्वर, यानी एम हो गया 1.45 ग्राम। कितना करंट पास हुआ? आई है 1.5 एम्पियर। टी निकालना है, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। आपके पास फॉर्मूला है M इक्वल टू E बाई एफ इंटू आई टी। अगर T निकालिएगा तो MF बटा EI हो जाएगा। M है आपके पास 1.45, F फैराडे कांस्टेंट आप जानते हैं 96,500 कूलम होता है। E है 107.8 और I है 1.5। कैलकुलेट कीजिएगा तो 865.3 सेकेंड आता है। अगर चाहिएगा तो इसको मिनट में ही बदल सकते हैं 60 से डिवाइड करके। बहुत बढ़िया, तो 60 से डिवाइड करके और इसको मिनट में बदल सकते हैं अगर केवल टाइम पूछता तो, लेकिन फिलहाल हम लोग को टाइम का जरूरत पड़ेगा तो उसको सेकेंड में ही छोड़ दीजिएगा। ये सेकेंड है ना, इसको 5 मत पढ़िएगा। अब आइए ZnSO4 सॉल्यूशन के लिए। ZnSO4 टूटेगा तो देगा Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस। अब यहां से भी इक्विवेलेंट मास निकाल लीजिए। मास 65.3, मोलर मास होता है 65.3, वैलेंसी 2 है तो E हो गया 65.3/2 और I सेम रहेगा 1.5 एम्पियर, T रहेगा 865.3 सेकेंड। अब आपके पास M का फॉर्मूला है M इक्वल टू E बाई एफ इंटू आई टी। इस पे वैल्यू रख दीजिए। E है 65.3/2, F है 96,500 और I है 1.5 और T है 865.3। ये आ जाएगा 0.44 ग्राम के लगभग। सेम पैटर्न से आपको बना देना है CuSO4 से Cu कितना जमा होगा। AgNO3 से Ag जमा हुआ था 1.45 ग्राम, ZnSO4 से Zn जमा हुआ 0.44 ग्राम और उसी तरह से आपको निकाल देना है CuSO4 से Cu कितना जमा हुआ। CuSO4 टूटेगा तो देगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास बाई वैलेंसी। मोलर मास होता है कॉपर का 63.5 और वैलेंसी 2। आई सेम रखिएगा 1.5 एम्पियर,
टाइम भी सेम रखिएगा 865.3 सेकेंड। अब आपके पास सेम फॉर्मूला है m इक्वल टू ई बाई एफ इंटू आई टी। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। E का वैल्यू है 63.5 बाई 2, I है 1.5, F का वैल्यू है 96,500 और T का वैल्यू है 865.3, लगभग 0.42 ग्राम आएगा। तो आपके पास तीन आंसर है, कितने सेकेंड तक, कितने समय तक करंट पास हुआ 865.3 सेकेंड, कितना ग्राम जिंक जमा हुआ 0.44 ग्राम, कितना ग्राम कॉपर जमा हुआ 0.42 ग्राम। तो ये तीनों आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में नहीं पूछता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप इसको आराम से बना के आ सकें। और कुछ क्वेश्चन जो बच गया है उसको हम कल वाले क्लास के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ इंक्लूड कर देंगे। आज का क्लास इतना ही। आज से लेकर के कल 6 बजे तक आप लोग नोट्स पूरा पढ़ के आइएगा ताकि आपको आगे का क्लास अच्छे से समझ में आए। और बाकी जो भी डाउट होगा वो भी आप क्लास लाइव क्लास के दौरान कमेंट में पूछ सकते हैं, वो अलग से भी आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।